आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 9 की हिस्ट्री की जो लेक्चर सीरीज है उसको हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने जो चैप्टर है फ्रेंच रिवॉल्यूशन उसको हम स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है उसको हम स्टार्ट कर चुके हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का हम मोस्ट ऑफ दी पोर्शन जो है वो कवर कर चुके हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, कुछ डेट्स आपको मैंने बताई थी वो आपको डेट्स ध्यान रखनी है। और लास्ट जो लेक्चर अगर आपने देखा हो तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बेसिकली डिस्कस किया था कि किस तरह से वहाँ पर मोनार्की सिस्टम को अबॉलिश किया गया और किस तरह से डेमोक्रेसी सिस्टम लाया गया। ठीक है, अब डेमोक्रेसी सिस्टम आने के बाद क्या हुआ, कुछ रूल्स बने थे। ठीक है, कुछ रूल्स बनाए गए थे। ठीक है, जैसे कि राइट टू वोट, इस तरह से, ताकि क्या कर सके, डिस्क्रिमिनेशन हट सके। जो भी सोसाइटी में अंदर डिस्क्रिमिनेशन था, किस किस कारण था डिस्क्रिमिनेशन, बेसिकली क्या था, 3 कैटेगरीज डिवाइड हो चुकी थी। 3 कैटेगरीज डिवाइड थी, हमने देखा था अरिस्टोक्रेसी, ठीक है, प्रेजेंट्री, और कौन सा था, एक अरिस्टोक्रेसी सेक्शन था, एक प्रेजेंट्री सेक्शन था, और एक नई मिडिल क्लास आ चुकी थी। तो अब ये 3 सेक्शंस के अंदर सोसाइटी डिवाइड हो चुकी थी। तो इनके बेसिस पे क्या हुआ कि डेमोक्रेसी को लाया गया और कुछ रूल्स बनाए गए। ठीक है, तो वो रूल्स हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हमने अगर आपको याद हो तो हमने इससे पहले जो लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे क्या था, जो पीपल्स है ना, तो वो अपने आइडियाज को करते थे, डिस्ट्रीब्यूट करते थे। ठीक है, कैसे बताते थे, क्योंकि वो लोग बाग क्या थे, इलिटरेट थे। क्या थे, इलिटरेट थे। ठीक है, तो बेसिकली क्या, इलिटरेट होने के कारण क्या हुआ कि वहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो वो जो अपने आइडियाज थे वो कहाँ शेयर करते थे, सैलून्स के अंदर। ठीक है, सैलून्स के अंदर अपने आइडिया को शेयर करते थे। और कहाँ शेयर करते थे, अपने कॉफ़ी शॉप के अंदर। ठीक है, कॉफ़ी शॉप्स में अपने आइडियाज़ को मतलब शेयर करते थे। कौन, पहले के टाइम पे जब रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था उस टाइम पीरियड के ऊपर। अच्छा, अब बेसिकली क्या हम देखें आगे, तो अब जब राइट्स के बारे में डिस्कस हो गया, सब कुछ हो गया, तो क्या है, गवर्नमेंट ने देखा, जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, गवर्नमेंट बन चुकी थी, वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा चुका था। तो उन्होंने ये देखा कि जो रूल्स हम बता रहे हैं, ठीक है, अब जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, मतलब जो इलिटरेट हैं, जो पढ़ना नहीं जानते, वो इन लॉज को या अपने राइट्स, जो उनको राइट्स हमने दिए हैं, क्या, जो राइट्स हमने उनको दिए हैं, वो राइट्स को कैसे कैसे पहचानेंगे। ठीक है, जो राइट्स उनको प्रोवाइड हैं, उन राइट्स को वो कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो उसके लिए इन्होंने क्या करा, एक आइडिया निकाला। क्या आइडिया निकाला कि हम लोग क्या करते हैं, कुछ सिंबल बना देते हैं। क्या बना देते हैं, कोई सिंबल बना देते हैं, और उस सिंबल को किसी पर्टिकुलर लॉ आइडेंटिफाई कर देते हैं। ठीक है, किसी उस सिंबल को एक लॉ से आइडेंटिफाई कर देते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल, अगर हम हमारे इंडिया में अगर कुछ बात करें तो कुछ सिंबल्स होते हैं, जैसे कि आप जितने भी वो देखेंगे, अगर जितने भी हमारी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं, ठीक है, उनका एक फिक्स साइन होता है, उस साइन के बेसिस पे वो वर्क करते हैं। ठीक है, या और आप वो सब छोड़िए, पॉलिटिकल पार्टीज हम देखते हैं, क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज है हमारे यहाँ पर। ठीक है, तो अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज को देखेंगे, तो जैसे कि कांग्रेस के बारे में अगर हम बात करें तो कांग्रेस को पॉलिटिकल पार्टी का क्या होता है, इस तरह से हैंड होता है पूरा कंप्लीट साइन उनका। ठीक है, और सिमिलरली बीजेपी का देखेंगे अगर, तो बीजेपी की जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका क्या होता है, कमल, कमल का फूल होता है ना, वो उसका सिंबल है। तो इस तरह से क्या हुआ, फ्रांस के अंदर भी लॉज को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करा उन्होंने, लोगों को समझाने के लिए क्या करा, कुछ सिंबल्स यूज करें। तो आज बेसिकली हम उन सिंबल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिए कौन कौन से सिंबल्स जो इन्होंने यूज किए। तो ये देखिए आपकी एनसीईआरटी की क्लिप है। ठीक है, तो जो सिंबल्स इंपॉर्टेंट है पूछे जाते हैं। देखिए अब क्या लिखा था, द मेजॉरिटी ऑफ द मैन एंड द वुमेन इन द 18th सेंचुरी कुड नॉट रीड और राइट। ठीक है, उस टाइम पर 18th सेंचुरी के टाइम पीरियड पे मोस्ट ऑफ द लोग क्या थे, पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। ठीक है, सम इमेजेस एंड सिंबल्स वर फ्रिक्वेंटली यूज्ड इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग वर्ड्स। तो बेसिकली प्रिंटिंग वर्ड्स की जगह क्या था, सिंबल यूज किए गए। जस्ट एन एग्जांपल, आपको बोला गया है कि राइट टू वोट, क्या बोला गया, राइट टू वोट। अब जिसको पढ़ना नहीं आता उसके लिए क्या कर दिया आपने, एक सिंबल आइडेंटिफाई कर दिया। ठीक है, एक सिंबल बना दिया। ठीक है, वो सिंबल आपको शो करेगा कि हाँ ये आपका क्या है, फंडामेंटल राइट है, या जो आपको राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन ने या गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किए हैं, ये आपके वो राइट्स हैं। तो इस तरह से क्या हुआ, ताकि लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हो सके और इंपॉर्टेंट आइडियाज़ क्या सकें, स्प्रेड हो सके। ठीक है, लोगों तक इंपॉर्टेंट आइडियाज़ क्या सके, पहुंच सके। डिफरेंट डिफरेंट जो लोग हैं कम्युनिटी के, उन तक क्या कर सके, जो डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ हैं वो पहुंच सके। तो इसलिए क्या यूज़ किया गया वहाँ पर, बेसिकली क्या यूज़ किया गया, हमने सिंबल्स यूज़ करें। ठीक है, जो पढ़ लिख नहीं सकते थे उनके लिए। तो द पेंटिंग बाय द ले बेरियर, आपको नाम ध्यान रखना, ले बेरियर यही फ्रेंच नेम है। ठीक है, आप ये देख पा रहे होंगे, पर ले बेरियर नाम दिया हुआ है आपका। ठीक है, तो बेसिकली इन्होंने बेसिकली ये पेंटिंग स्टार्ट की, यूज मैनी सच सिंबल्स, इन्होंने बहुत सारे सिंबल्स यूज करे ताकि कर सके जो राइट्स दिए गए हैं, जो डिक्लेयर किए गए हैं, गवर्नमेंट ने जो राइट्स डिक्लेयर किए गए उनको शो करने के लिए उन्होंने कुछ सिंबल्स यूज करे। उन सिंबल्स के बारे में स्टडी करेंगे। आप देखिए फर्स्ट सिंबल आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये कोई चेन है, आप देख पा रहे होंगे, ऐसे ऐसे चेन है। ठीक है, इस चेन को क्या करके यहाँ बीच में से तोड़ के यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको ये बनाया हुआ है। ठीक है, इस तरह से ये चेन आपको दिख रही होगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये चेन पहला सिंबल, ये चेन यूज किया गया। तो ये चेन क्या है, ब्रोकन चेन, क्या है, द ब्रोकन चेन। ठीक है, अब ये एक सिंबल है। देखिए इस सिंबल में क्या बोला गया, चेन वर यूज टू फेल्टर स्लेव्स, अ ब्रोकन चेन स्टैंड्स फॉर द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री।
अच्छा, अब आप देखें तो एक कंप्लीट जब चेन के बारे में बात करते हैं हम, ठीक है, एक कंप्लीट चेन के बारे में अगर हम बात करें तो एक कंप्लीट चेन क्या शो करती थी पहले, कि ये चेन शो कर रही है एक तरीके से। हम जब भी चेन देखते हैं कहीं किसी चीज़ के ऊपर तो क्या करते हैं हम, चेन से क्या करते हैं, लोगों को बांध के रखते हैं, ठीक है। हमारे पैड्स को आप देख लीजिए, या पहले के टाइम पे करते थे स्लेव्स वगैरह को इस तरह से चेन में बांध बांध के रखा जाता था। तो ये क्या करता था कि जो कंप्लीट चेन है वो स्लेव्स को शो करेगी, ठीक है। जो स्लेव्स होते थे ना, जो कहीं काम करते थे, नौकर जिनको आप बोलते हैं, तो वो स्लेव्स को शो करती थी ये चेन, ठीक है। तो इन स्लेव्स को क्या शो करेगी, स्लेव कंप्लीट कंप्लीट चेन जो है वो स्लेव शो करेगी। और अगर अब इस चेन को आप तोड़ दो बीच में से, ठीक है, इस चेन को अगर हम बीच में से तोड़ दें, तब ये जो टूटी हुई चेन है ये एक तरीके से क्या शो करेगी कि जो अब स्लेव्स हैं वो क्या है, फ्री है। वो स्लेव्स क्या है, फ्री है। उनके ऊपर जो चेन बंधी हुई थी वो अब क्या हो चुकी है, हट चुकी है। क्या हो चुकी है, हट चुकी है। तो देखिए यहाँ पे कंप्लीट लिखा हुआ है, चेन वर यूज टू फेल्टर स्लेव्स, ठीक है, फैटर स्लेव्स। स्लेव्स को शो करती थी कंप्लीट चेन, लेकिन जैसे आपने यहाँ चेन को तोड़ दिया है तो अब ये जो ब्रोकन चेन है ये क्या शो कर रही है कि ये अब वो लोग क्या हो चुके हैं, फ्री हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं, फ्री, ठीक है। तो हो भी समझ में आया क्या है कि फर्स्ट सिंबल क्या था कि एक कंप्लीट चेन जो है वो शो करेगी आपके स्लेव्स को, और जब ये चेन को आप बीच में से तोड़ के शो कर रहे हैं तो ये इसका मतलब ये क्या है, आपको शो करिए कि अब हम जो स्लेव्स हैं वो सब क्या हैं, अब फ्री हैं। तो फर्स्ट सिंबल समझ में आया हो। नेक्स्ट हम सेकंड सिंबल की तरफ चलते हैं। देखिए सेकंड सिंबल क्या है, बंडल ऑफ रॉड्स और पैसेस। नाम आपको नाम ध्यान रखना है, ध्यान रखिएगा, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है और बेसिकली 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो सेकंड जो था वो क्या है, द बंडल ऑफ रॉड्स एंड पैसेस, ठीक है, बंडल ऑफ रॉड्स एंड पैसेस। आप इनको देख रहे होंगे यहाँ पर बहुत सारी रॉड्स लगी हुई हैं, इनके ऊपर एक बंडल बनाया हुआ पूरे रॉड्स का, ठीक है, इस तरह से। या इनको आप क्या बोल सकते हो, बोल सकते हैं पैसेज, ठीक है। तो वन रॉड कैन बी इजीली ब्रोकन बट नॉट एन एंटायर बंडल, स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी। तो ये बेसिकली क्या शो किया गया, एक तरीके से स्ट्रेंथ को, किसको शो किया इसके थ्रू, स्ट्रेंथ को शो किया गया। किसको शो किया गया, स्ट्रेंथ को। क्या कि एक सिंगल स्टिक को आप इजीली तोड़ सकते हो, ठीक है, एक सिंगल स्टिक को आप बीच में से इजीली तोड़ सकते हो, बट अगर आपके पास बंडल ऑफ स्टिक्स है, ठीक है, बंडल ऑफ स्टिक्स हैं, ठीक है, इस तरह से बंडल ऑफ स्टिक्स है तो आप इसको इजीली बीच में से तोड़ नहीं सकते। तो एक तरह से यूनिटी को शो किया गया है। क्या किया गया, यूनिटी, कि अगर आप सब साथ रहेंगे, यूनिटी में रहेंगे तो आपकी स्ट्रेंथ रहेगी, ठीक है। तो ये इस यूनिटी को शो करने के लिए क्या किया गया, बंडल ऑफ रॉड्स यहाँ पैसेज, बंडल ऑफ रॉड्स यहाँ पैसेज को यूज किया गया। आप देख पा रहे होंगे इजीली डायग्राम के अंदर, यहाँ डायग्राम भी दिया हुआ है, आपके सिंबल दिया हुआ है कंप्लीट। तो सेकंड जो सिंबल था वो था द बंडल ऑफ रॉड्स एंड पैसेज। अब आगे थर्ड सिंबल की तरफ चलते हैं हम। थर्ड जो सिंबल है वो क्या है, बेसिकली द आई विद इन अ ट्राइंगल। देखिए आप, जो थर्ड है वो क्या है, द आई विद इन अ ट्राइंगल। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक आई बनी हुई है जो किसमें, एक ट्राइंगल के अंदर बनी हुई है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है ये देखते हैं हम। देखिए द आई विद इन अ ट्राइंगल रीडिंग लाइट्स, ठीक है। अच्छा, आपको लाइट भी दिख रही होगी यहाँ, देखिए कुछ लाइट्स इस तरह से दिखा रखा है ना आपको बाहर की तरफ से, इस तरह से। तो ये लाइट्स को देख रही है आई ट्राइंगल के बीच में से। तो इसका मतलब क्या है, द ऑल सीइंग आई स्टैंड्स फॉर नॉलेज। तो ये जो जितनी भी आई इसके अंदर शो करी हुई है, ये आई क्या शो कर रही है, आपके नॉलेज को। किसको शो कर रही है, आपके नॉलेज को, ठीक है। देन द रेज ऑफ द सन विल ड्राइव अवे द क्लाउड्स ऑफ इग्नोरेंस। और जो इसमें से जो सन की रेज, एक तरीके से आप ये देखिए रेज जो बाहर निकल रही है, ये क्या कर रही है, जो आपके चारों तरफ क्लाउड्स हैं, ठीक है, क्लाउड्स मतलब इग्नोरेंस क्लाउड्स, मतलब आप चीज़ों को जो इग्नोर करेंगे उसके बारे में बताया हुआ है, ठीक है। मतलब जो भी एक तरीके से क्लाउड्स के बीच में से जब रे निकलती है तो एक अलग ही वो निकलता है, एक अलग ही आपको देखेंगे तो एक अलग ही वो सीनरी टाइप में शो होता है आपको, ठीक है। मतलब एक क्लाउड्स हैं और क्लाउड्स में से है ना एक रोशनी निकल रही है, इस तरह से लाइट निकल रही है। तो वो क्या करते हैं कि जो भी जो भी जितनी पुरानी चीज़ें थी उन सबको हटाने के लिए क्या करा गया, एक इस सिंबल को यूज़ किया गया, ठीक है। तो द ऑल सीइंग आईज स्टैंड्स फॉर नॉलेज, कि नॉलेज जो है वो आपके चारों तरफ जितने भी क्लाउड्स हैं, मतलब आपके चारों तरफ जितने भी आपने सोचे में कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारा कुछ नहीं होगा, तो उन सारे क्लाउड्स को कर सकती है, रिप्लेस कर सकती है। क्या रिप्लेस करेंगे, आपकी जो आई आप जो देख पा रहे हैं। तो ये आपको बताया द ऑल सीइंग आई स्टैंड फॉर नॉलेज, तो ये नॉलेज को शो कर रही है। और ये क्या करेंगी, द रेज ऑफ द सन विल ड्राइव अवे द क्लाउड्स ऑफ इग्नोरेंस। जो आपके चारों तरफ इग्नोरेंस के क्लाउड्स से उनको हटाने की कोशिश करेगी। कौन, द रेज ऑफ सन, ठीक है। तो ये सन की रेज से ये शो किया गया। तो होप आपको तीनों सिंबल समझ में आया। नेक्स्ट हम थर्ड सिंबल की तरफ चलते हैं। तो देखिए थर्ड सिंबल क्या है, आपके कैप्चर, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कैप्चर, ये क्या है, सिंबल ऑफ रॉयल पावर। ये आपको क्या शो करेगा, रॉयल पावर को शो करेगा, ठीक है। क्योंकि हमें याद होगा अगर आपको, तो वहाँ पर रॉयल पावर, अभी भी मोनार्की तो था वहाँ पर, ठीक है, लुई 16 था, हालांकि उससे हटा दिया था लेकिन फिर भी किंग तो था ना वो। तो रॉयल पावर,
तो इस कैप्चर को शो करेगा आपके रॉयल पावर को शो करेगा। तो चारों को सिंबल समझ में आया। नेक्स्ट हम फिफ्थ सिंबल के बारे में बात करते हैं। तो फिफ्थ जो सिंबल है वो क्या है, बेसिकली स्नेक बाइटिंग इट्स टेल फ्रॉम अ रिंग। ठीक है, एक स्नेक बनाया हुआ है रिंग की फॉर्म में। अब उस रिंग में क्या हो रहा है कि बेसिकली जो स्नेक है वो क्या कर रहा है, अपने टेल को ही क्या कर रहा है, एक तरीके से खा रहा है, ईट कर रहा है। तो देखिए बाइट कर रहा है, देखिए स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग। ये एक स्नेक है, ठीक है, ये एक स्नेक जैसे कि इस तरह से स्नेक है, तो यहाँ से इसका जो है तो ये यूं घूम के अगर अपनी टेल को खाता है तो एक तरीके से रिंग बना लेगा ये। ठीक है, तो इस तरह से एक रिंग बनाई हुई है। आप ये देख पा रहे होंगे, यहाँ सिंबल भी दिया किया हुआ है आपको राइट साइड में, ये सिंबल ही दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपको क्या शो करता है, सिंबल ऑफ एटर्निटी। ठीक है, बेसिकली एटर्निटी को शो करेगा आपके ये अकॉर्डिंग हैज अ नाइदर बिगनिंग और नॉर एंड। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या है कि किसी भी चीज की ना तो शुरुआत है और ना ही खत्म है। मतलब कोई भी चीज ना तो शुरू हो सकती है ना खत्म हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि जो जहां से शुरू होगा वो वहीं खत्म होगा। तो रिंग हैज नाइदर बिंग नॉर एंड। ठीक है, तो इस तरह से मतलब क्या है कि आप रोटेट कर करके सब वापस वहीं पोजीशन पे आते जाएंगे। तो इस तरह से आपको क्या कर रहा है, शो किया हुआ है। क्या शो किया हुआ है, स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग। सिंबल आप ध्यान रखना आपको, एटर्निटी सिंबल ऑफ क्या है ये, एटर्निटी सिंबल। ठीक है, आपको देख पा रहे हो यहाँ सिंबल ऑफ एटर्निटी। इसका मतलब क्या है, रिंग हैज नाइदर बिगनिंग नॉर एंड। मतलब इस रिंग का ना तो कोई शुरुआत है ना ही कोई खत्म है। ठीक है, जहाँ ये शुरू हुई है वहीं पर जाके ये खत्म होगी। ठीक है, तो इसका ना तो कोई शुरुआत है ना ही कोई एंड है। तो होप ये पांचों सिंबल आपको समझ में आए। नेक्स्ट हम आगे सिंबल की तरफ चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट जो सिंबल है वो क्या है हमारे, तो देखिए सिक्स जो सिंबल है हमारा वो है रेड। रेड कैप आपको देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये देखिए। ठीक है, एक रेड कलर की कैप टाइप में शो किया हुआ है। ठीक है, रेड फ्राइगिन कैप। ठीक है, रेड फ्राइगिन कैप, कैप वॉर्न बाय अ स्लेव अपॉन बिकमिंग फ्री। ठीक है, ये बेसिकली क्या था कि ये पहले ये जो कैप थी, इस तरह की कैप थी, कौन पहनता था, स्लेव्स पहनते थे। ठीक है, तो अब ये जो कैप बिकमिंग फ्री, ठीक है, तो अब ये जो इस तरह से आपको कैप को अलग शो किया हुआ है, क्या दिखाया हुआ है कि कैप वॉर्न बाय अ स्लेव अब बिकमिंग फ्री, अपॉन बिकमिंग फ्री। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो पहले स्लेव्स रहते थे जिनको चेन से शो किया गया था, अब वो क्या करेंगे, इस तरह की कैप्स को पहन के एक तरीके से फ्री फील करेंगे। तो ये यही बताया गया है, कैप वॉर्न बाय अ स्लेव अपॉन बिकमिंग फ्री। तो ये कैप जो है वो स्लेव्स के द्वारा पहनी जाए, मतलब स्लेव इसको पहने फ्री होने के बाद। तो ये एक तरीके से इस तरह से पॉलिटिकल सिंबल ये दिया है आपको। ठीक है, तो इस तरह से ये पॉलिटिकल सिंबल को शो किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे देखें तो नेक्स्ट जो सिंबल है वो क्या है, ब्लू व्हाइट रेड। ठीक है, तीन कलर को शो किया गया है। एक ये फीमेल लेडी को आप यहाँ देख पा रहे हो, यहाँ पर तीन कलर को शो किया गया है, ब्लू व्हाइट रेड, द नेशनल कलर ऑफ फ्रांस। ठीक है, क्या बताया गया है, ब्लू व्हाइट रेड को नेशनल कलर ऑफ फ्रांस, फ्रांस के नेशनल कलर्स डिक्लेयर किया गया ब्लू व्हाइट और रेड को। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे और देखें अगर, तो सिक्स ये हो गया हमारा। सेवन्थ, अब नेक्स्ट हम जो सिंबल देखते हैं अगर हम, तो देखिए नेक्स्ट सिंबल जो है हमारा वो क्या है, द विंग्ड वुमेन। आप देख रहे होंगे यहाँ एक विंग्ड वुमेन है जो क्या करेगी, आपके पर्सनालिफिकेशन ऑफ लॉ। ठीक है, क्या शो करेगी, आपके पर्सनालिफिकेशन ऑफ लॉ। तो लॉ के जो पर्सोनिफिकेशन है उनके बारे में आपको ये विंग्ड वुमेन बताएंगी। ठीक है, किसके बारे में, तो पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉ। तो लॉ के जितने भी पर्सोनिफिकेशन है उनके बारे में आपको ये विंग्ड वुमेन शो करेंगी। तो ये सिंबल्स थे बेसिकली जो यूज किए गए। ठीक है, एक और सिंबल है देखिए आप, ठीक है, द लॉ टैबलेट। ठीक है, आप ये देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ पर एक इस तरह से कुछ बना हुआ है, टेबलेट टैबलेट फॉर्म में जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखिए आप यहाँ कुछ ये टैबलेट टाइप में बना हुआ है जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, द लॉ ऑफ टैबलेट, इसका मतलब क्या है, द लॉ इज सेम फॉर ऑल। इसका मतलब क्या बताया कि लॉ जो है वो सबके लिए सेम है, चाहे वो किंग हो, चाहे नॉर्मल पीपल हो, चाहे स्लेव हो, सबके लिए क्या है, लॉ सेम है। एंड ऑल आर इक्वल बिफोर इट, और सब लोग क्या है, लॉ के आगे क्या है, सेम है। तो ये इस टैबलेट के थ्रू शो किया गया है। ठीक है, तो होप ये आपको सारे सिंबल समझ में आए। अगर आप सिंबल्स देखें तो हमने कितने सिंबल्स पढ़े हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 सिंबल्स हमने पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो बेसिकली 9 सिंबल्स हैं। मोस्ट ऑफ दी एक सिंबल और होगा एक्स्ट्रा जो शायद आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, बाकी वो इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं। ठीक है, तो 9 सिंबल्स को हम ध्यान पढ़ चुके हैं। सिंबल्स के बारे में आपको ध्यान रखना है, कैसा सिंबल क्या शो करता है आपको इसके बारे में बताना है, और सिंबल्स किस तरह को इंडिकेट कर रहे हैं वो भी। अब अगर आप यहाँ देखें तो ये आप इन एक्टिविटीज़ को ट्राई कीजिएगा। ठीक है, ये जो एक्टिविटीज़ दिए हुए हैं ना इनके को ट्राई कीजिएगा, इनमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं।
ठीक है, जो जो आपने सिंबल्स पढ़े इनके बेस्ड पे है। तो इन एक्टिविटीज़ को ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अगर कुछ प्रॉब्लम्स आए तो आप फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, फिर अपन सॉल्व करेंगे उसको आने वाले लेक्चर्स के अंदर। ओके, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। आप देखिए आगे क्या है। तो सिंबल्स आ चुके थे, किस चीज़ के सिंबल्स थे? जो डेमोक्रेसी के हमने जो लॉ बनाए थे, रूल्स बनाए थे उसके लिए। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा चुका था, गवर्नमेंट आ चुकी थी। अब आगे क्या हुआ? फ्रांस अबॉलिश द मोनार्की। तो अब क्या हुआ? अब बेसिकली क्या है कि प्रॉपर तरीके से फ्रांस ने क्या कर दिया था? मोनार्की सिस्टम को हटा दिया था। क्यों हटा दिया था वो हम सब पहले डिटेल में पढ़ चुके हैं। किस तरह से मीटिंग हुई थी, 300 एक ग्रुप से, 300 एक ग्रुप से, और एक जगह से 600। फिर वो लोग क्या कर दिए थे? प्रोटेस्ट कर गए थे। कहाँ कर गए थे? टेनिस कोर्ट के अंदर चल गए थे, वहाँ पर ओथ ली उन्होंने। और फिर उसके बाद क्या करा था? ब्रेड के प्राइसेस बढ़ गए थे, वुमेन्स वगैरह ने अटैक किया जगह जगह, बैचलर पैलेस पर अटैक किया, वहाँ से प्रिजनर्स को क्या कर दिया? छुड़ा दिया, ठीक है। और वहाँ का जो कमांडर है उसको मार दिया। ये सब हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन आया और किस तरह से डेमोक्रेसी आई। उन्होंने खुद का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, बहुत सारे पीपल्स थे जिन्होंने उनकी हेल्प की। तो इस तरह से धीरे धीरे आके फिर उन्होंने सिंबल्स बनाए, जो भी उन्होंने प्रीवियस अभी हमने जस्ट आज डिस्कस करें, कुछ सिंबल्स बनाए। अब सिंबल्स बन चुके हैं, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा चुका, गवर्नमेंट आ चुकी है एक तरीके से देखा जाए तो। अब तो क्या कहा फ्रांस ने? एक तरीके से मोनार्की सिस्टम को कंप्लीटली हटा दिया, और वो कैसा बन गया? एक रिपब्लिक कंट्री। कैसा बना है? रिपब्लिक। अब ये रिपब्लिक क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए, although Louis XVI has signed the constitution, he entered into a secret negotiation with the king of Persia. अच्छा, क्या बोला गया है कि लुइस 16 ने वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर साइन कर दिया था, लेकिन फिर भी वो क्या गया? सीक्रेटली किंग ऑफ पर्शिया जो है उससे मिलने गया, ठीक है, या उससे कुछ उसने नेगोशिएशंस किए, उससे कुछ बात की, ठीक है। क्या अब क्या बात की कि बेसिकली क्या है? मुझे वापस पावर में लाओ, ठीक है। जो किंग ऑफ पर्शिया है ना, उसको ऐसे बोला होगा कि भाई ये जो रिवॉल्यूशन हुआ ना, इस रिवॉल्यूशन को हटाना है। ये जो मोनार्की सिस्टम हटा के इन्होंने जो रिपब्लिक सिस्टम ये लेके आए, मुझे इसको प्रॉपर्ली हटाना है, मुझे वापस किंग बनना है। तो इस तरह से उन्होंने क्या करा? नेगोशिएशन किया किससे? किंग ऑफ पर्शिया से। उसने कॉन्स्टिट्यूशन पर साइन तो कर दिया, लेकिन उसने सीक्रेटली जाके नेगोशिएशन करा, किससे करा? किंग ऑफ पर्शिया से, ठीक है। द नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792, ठीक है। जो नेशनल असेंबली की वोटिंग हुई वो कब हुई? अप्रैल 1792, ध्यान रखना है आपको। टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया, ठीक है। तो ये जो नेशनल असेंबली वोटेड हुई थी, ठीक है, इन्होंने वोट किया कि हमें वॉर करनी चाहिए। अब किसके अगेंस्ट करनी चाहिए? अगेंस्ट पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया। अच्छा, आपको ध्यान रखना है 1789 क्या हुआ था? रिवॉल्यूशन फ्रांस के अंदर स्टार्ट हुआ था। अब उसके 92 के अपन 92 पर आ चुके हैं। तो 92 के अंदर क्या हुआ कि जो पर्शिया है और ऑस्ट्रिया है, वहां पर क्या हुआ? बेसिकली अटैक किया गया। पीपल सॉ दिस एज अ वॉर ऑफ द पीपल अगेंस्ट किंग एंड अरिस्टोक्रेसी ऑल ओवर यूरोप। और लोगों ने इस वॉर को किस तरह से समझा कि बेसिकली ये जो वॉर है ये किसके खिलाफ है? किंग और अरिस्टोक्रेसी के। अरिस्टोक्रेसी कौन थे? मैंने बताया था सोसाइटी तीन चीज़ों में डिवाइड थी। प्रेजेंटरी जो लोअर कैटेगरी थी, नेक्स्ट जो मिडिल क्लास थी, और सबसे ऊपर कौन थे? अरिस्टोक्रेसी, जो बेसिकली किंग के रिलेटिव्स थे या जो बहुत अमीर लोग थे, हाई क्लास लोग थे वो, और यहाँ ऊपर किंग था, ठीक है। तो बेसिकली ये जो लोग थे, ये जो मोस्ट ऑफ दी कौन पार्टिसिपेट कर रहा था? प्रेजेंटरी वाले सेक्शन पार्टिसिपेट कर रहे थे, और एजुकेटेड लोग भी थे जो मिडिल क्लास के अंदर। ये दोनों ने रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया था। तो इन लोगों ने इस वॉर को कैसे देखा कि हम ये वॉर किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? किंग के खिलाफ और अरिस्टोक्रेसी के खिलाफ लड़ रहे हैं। कौन सी वॉर को? जब अटैक हुआ पर्शिया और ऑस्ट्रिया के ऊपर। अच्छा, पर्शिया और ऑस्ट्रिया के ऊपर ही क्यों अटैक हुआ? क्योंकि हमें पता है क्या, अभी हमने ऊपर लाइन में पढ़ा कि किंग जो सीक्रेटली गया था वो कहाँ गया था? किंग ऑफ पर्शिया के पास, कि जो मोनार्की सिस्टम ये हटा रहे हैं, मुझे वापस चाहिए। तो इसलिए लोगों ने क्या करा? अपनी जो नेशनल असेंबली इन्होंने बनाई थी उससे 1792 के अंदर उन्होंने वोटिंग करी, और ये बोला कि हमें अटैक करना चाहिए। कहाँ पर अटैक करना चाहिए? पर्शिया और ऑस्ट्रिया के ऊपर। क्यों अटैक करना चाहिए? क्योंकि वो किंग जो था वो सीक्रेटली वहाँ से हेल्प ले रहा था। और लोगों ने इस वॉर को किस तरह देखा कि हम जो ये वॉर कर रहे हैं ये किसके खिलाफ है? किंग के खिलाफ है, और अरिस्टोक्रेट्स जो है यूरोप के अंदर उसके खिलाफ है, ठीक है। तो रिवॉल्यूशनरी वर्क ब्रॉट लूजेस एंड इकोनॉमी डिफिकल्टीज टू पीपल। अब बेसिकली रिवॉल्यूशन हुआ तो नेचुरल सी बात है, लोगों को इकोनॉमिकल बहुत लॉस हुआ, डिफिकल्टीज बहुत फेस करनी पड़ी। पॉलिटिकल क्लब्स बिकम एन इम्पॉर्टेंट रेलिंग पॉइंट फॉर द पीपल हु विश्ड टू डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्लान देयर ओन फॉर्म ऑफ एक्शन। अच्छा, पॉलिटिकल क्लब्स, आपको ध्यान है एक क्लब तो हमने पढ़ा था, जैकोबियन क्लब, ठीक है। तो ये जो क्लब्स बने थे, अब ये क्लब क्या कर रहे थे? फ्रेम में आ रहे थे। क्यों? क्योंकि ये क्लब से क्या कर रहे थे? लोगों की हेल्प कर रहे थे, आइडियाज़ को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, नए नए आइडियाज़ को बनाने के लिए, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को डिस्कस करने के लिए, कुछ अच्छे अच्छे प्लान्स लाने के लिए। तो ये जो पॉलिटिकल क्लब्स है ये अब सामने आ चुके थे, और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे, ठीक है, इस रिवॉल्यूशन के टाइम पे। द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दीज क्लब्स वाज द दैट ऑफ जैकोबियन। मैंने बताया था आपको, स्टार्टिंग में पढ़ चुके हम जैकोबियन क्लब के बारे में। तो इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्लब था वो जैकोबियन क्लब था, which got its name from the former convent of the सेंट जैकब इन पेरिस। और उसका नाम किसने दिया था? सेंट जैकब, ठीक है। एक सेंट थे जैकब पेरिस के अंदर, उन्होंने इसका नाम दिया था इस ग्रुप का,
ठीक है, इन द समर 1792। अच्छा, अभी 1792 हमने देखा है, वापस अब 1792 में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, द जैकोबिन प्लान एन इंस्ट्रक्शन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पर्शियन हु वर एंगेज बाय द शॉर्ट सप्लाईज एंड हाई प्राइसेस ऑफ फूड। इन्होंने एक लिस्ट बनाई, किसने बनाई? जैकोबियंस ने। ठीक है, क्यों? अभी हमने देखा यहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत डेवलप हो चुकी थी, जिसके कारण क्या हुआ था, पीपल्स को बहुत सामना करना पड़ रहा था हर चीज़ों का, डिफिकल्टीज का। तो इन्होंने क्या करा, इन क्लब ने क्या करा, एक लार्ज नंबर ऑफ पर्शियन पीपल्स की करी एक लिस्ट बनाई, जिसके अंदर क्या क्या देखा गया कि जहाँ पर क्या हो रहा है, फूड सप्लाई नहीं हो पा रहा और प्राइसेस क्या है फूड की बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ऑन द मॉर्निंग ऑफ अगस्त 10। अच्छा, कब था ये? अप्रैल की बात कर रहे थे, अप्रैल के बाद अब हम कहा चुके हैं अगस्त के अंदर। ठीक है, तो अगस्त 10 के अंदर क्या हुआ, दे स्टोम्ड द पैलेस ऑफ द टर्टल्स एंड हेल्ड द किंग हिमसेल्फ एज द हॉस्टेज फॉर सेवरल आवर्स। इन्होंने क्या करा, किंग के पैलेस पर अटैक करा। क्या अटैक करा? किंग के पैलेस पे। क्यों? अच्छा, मोनार्की तो आ रहा था, हमने बताया ना कि मोनार्की सिस्टम को हट चुका था। तो कैसे हट रहा था मोनार्की सिस्टम? रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो चुका था, बैसेजाइल पैलेस पर अटैक हो गया था, ये सब साथ चल रहा है, ये सब टाइम पीरियड में चल रहा है, रेगुलर चले जा रहा है, ऑन गोइंग है ये। ठीक है, अटैक हुआ, फिर कॉन्स्टिट्यूशन उन लोगों ने बनाया। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के, वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कहाँ बैठे? वो टेनिस कोर्ट के अंदर बैठे थे। फिर वहाँ पर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। अब कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ राइट्स डाले उन्होंने, उन राइट्स को लोगों तक पहुँचाने के लिए अगर उन्होंने सिम्बल्स को यूज़ करा, वो सिम्बल्स हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब ये जब मोनार्की सिस्टम आ गया तो किंग ने क्या करा, साइन तो कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर साइन तो कर दिया, लेकिन वो कहाँ गया? पर्शिया जाके किंग की हेल्प लेने लगा। ये लोगों को पता लगा, नेशनल असेंबली को पता लगा, तो नेशनल असेंबली ने क्या करा, वोटिंग करी कि 1792 के अंदर, कब? अप्रैल 1792 के अंदर वोटिंग करी क्या, कि हम पर्शिया और ऑस्ट्रिया पर अटैक करें। तो उन लोगों ने बोला ठीक है, हम पर्शिया और ऑस्ट्रिया पर अटैक करेंगे, और इस वॉर को हम कैसे देखेंगे कि हम एक तरीके से अरिस्टोक्रेसी लोगों के और किंग के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये इस तरह का उनका आइडिया हुआ। आगे क्या हुआ कि जब रिवॉल्यूशन हुआ, तो रिवॉल्यूशन में क्या हुआ, इकोनॉमिक वेल्थ बहुत ज़्यादा डाउन हुई। हमने देखा था कि बहुत ज़्यादा क्राइसिस क्रिएट हो गए थे, प्राइसेस बढ़ चुके थे, ब्रेड के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे, वुमेन्स क्या कर रही थी, शॉप्स को लूट रही थी। तो ये शॉप्स पर अटैक कर रही थी, कहने का मतलब बैसेटाइल पर अटैक किया उन्होंने। तो इस तरह से फिर क्या हुआ कि जब ये इस तरह से बहुत ज़्यादा क्राइसिस जनरेट हुए, तो क्या हुआ, कुछ पॉलिटिकल क्लब सामने आए। ठीक है, जिसके अंदर फेमस सबसे क्लब कौन सा था? जैकोबियन क्लब। उन्होंने कुछ आइडियाज़ बनाए, कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाए, ताकि क्या कर सके, हम लोग इस इकोनॉमिक क्राइसिस को क्या कर सकें, सही कर सकें। ठीक है, और बहुत ज़्यादा परेशान हो गए लोग, कब? अप्रैल से अगस्त तक, अप्रैल से अगस्त तक के बीच में। अभी अप्रैल था, मई, जून, जुलाई। ठीक है, तब ये 2-3 महीने तक ये रेगुलर ये इस तरह से क्या कर रहे थे, अपने अपने आइडियाज़ को लेके आ रहे थे डिफरेंट डिफरेंट, लेकिन कुछ हो ही नहीं पा रहा था। तो फिर क्या करा लोगों ने, अगस्त के अंदर क्या करा, वही 1792 के अंदर 10 अगस्त को क्या करा, किंग का जो पैलेस है उसको चारों तरफ से घेर लिया, और किंग को उसके अंदर नज़रबंद कर दिया, मतलब किंग को बाहर नहीं निकलने दिया। ठीक है, उसकी जो प्रॉपर्टी है पैलेस, उससे बाहर नहीं निकलने दिया, और बहुत घंटे तक उसको उसके अंदर ही कैद रखा। ठीक है, इलेक्शंस वर हेल्ड, द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वॉज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 21 सितंबर। और क्या किया गया, इलेक्शन स्टार्ट किए। ठीक है, ठीक है, इलेक्शन स्टार्ट किए, और इलेक्शन स्टार्ट होने के बाद क्या हुआ, एक नई असेंबली बनाई गई। ठीक है, एक नई असेंबली बनाई गई, और नई असेंबली जो बनाई गई उसमें क्या करा, फिर कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा गया। ठीक है, उसको क्या बोला, कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया। कब हुआ ये? ऑन 21 सितंबर 1792 इट अबॉलिश द मोनार्की एंड डिक्लेयर द फ्रांस एज अ रिपब्लिक। और उस डेट कौन सी आपको ध्यान रखना है कि किस डेट के ऊपर मोनार्की कंप्लीटली हट गया, तो वो डेट क्या थी, 21 सितंबर 1792। इस डेट को क्या हुआ, कंप्लीटली मोनार्की सिस्टम को हटा दिया गया, और क्या लिया गया, रिपब्लिक। फ्रांस को क्या डिक्लेयर कर दिया कि फ्रांस कैसा कंट्री है, एक रिपब्लिक कंट्री है। ठीक है, फ्रांस कैसा कंट्री है, एक रिपब्लिक कंट्री है। ठीक है, लुइस 16 वॉज सेंटेड टू डेथ बाय अ कोर्ट ऑन द चार्ज ऑफ द ट्रेसन ऑन 21 जनवरी 1793। ही वॉज एक्सिक्यूटेड पब्लिकली एट द पैलेस डे ला कॉन्कोर्ड। ये पैलेस का नाम है, आपके ध्यान रखना, प्लेस, एक प्लेस का नाम है, डे ला कॉन्कोर्ड। ठीक है, फ्रेंच वर्ड है बेसिकली। तो बेसिकली लुइस 16 को क्या कर दिया गया, इसको डेथ के लिए क्या करा गया, डेथ बाय अ कोर्ट ऑन द चार्ज ऑफ द टेरेसन चार्ज के बेसिस पे क्या कर दिया, इसको डेथ के लिए इसके मतलब इसको कोर्ट ने क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया कि इसको एक तरीके से खत्म करो या हटाओ, इसको जेल भेज दो एक तरीके से। तो ऑन 21 जनवरी 1793 ही वॉज एक्सिक्यूटेड पब्लिकली एट द प्लेस। तो इस प्लेस पे इसको बहुत ज़्यादा एक्सिक्यूटेड, बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया। ठीक है, किंग को। तो बेसिकली ये रीज़न था। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली क्या हुआ, 21 जनवरी 1793 को क्या हुआ, लुइस 16 की डेथ हो गई। कोर्ट ने इसको एक तरीके से जेल में भेज दिया। ठीक है, और इसको डेथ के लिए डिक्लेयर कर दिया गया कि इसको हटाओ अब। और क्या हुआ, इस तरह से मोनार्की सिस्टम हटा, और क्या आ गया, रिपब्लिक। फ्रांस कैसा कंट्री बन गया, फ्रांस जो था कैसा कंट्री बन गया था, अब रिपब्लिक कंट्री बन चुका था। फ्रांस एक रिपब्लिक कंट्री बन चुका था। ठीक है, तो होप आपको ये समझ में आया हो कि किस तरह से फ्रांस एक रिपब्लिक कंट्री बना, क्या रीज़न रहा।
ठीक है, आगे चलते हैं, देखिए हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, आगे क्या हुआ बेसिकली, तो देखिए अब बेसिकली क्या है, कुछ पॉइंट्स है जो हमें ध्यान रखने हैं। देखिए एक ये कभी कभार शॉर्ट नोट में पूछा जाता है आपसे, ठीक है, आपको शॉर्ट नोट्स ध्यान रखना है, द रीज़न ऑफ टेरर। ठीक है, तो ये शॉर्ट नोट पूछा जाता है। देखिए रीज़न ऑफ टेरर क्या है, एक टाइम पीरियड था। ठीक है, एक टाइम पीरियड था जब ये रीज़न ऑफ टेरर, जिस टाइम पीरियड को रीज़न ऑफ टेरर बोला जाता है, वो कौन सा टाइम पीरियड था उसके बारे में हम देखते हैं। द पीरियड इन बिटवीन 1793 टू 1794 इज रेफर्ड एज रीजन टेरर। ठीक है, क्यों, 1792 के अंदर मोनार्की को हटा दिया गया, धीरे धीरे करते करते मोनार्की कंप्लीट आ गया, कब आया 21 सितंबर को मोनार्की को कंप्लीट हटा दिया और क्या लिया है, रिपब्लिक हो गया। फ्रांस कैसा कंट्री बनने चुका था, रिपब्लिक। ठीक है, अब 1793 के अंदर क्या हुआ, किंग लुई 16 को हटा दिया गया और वो डेथ हो गई उसकी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, पीरियड बिटवीन 1793 1794 इज रेफर्ड एज राइट रीजन ऑफ टेरर। तो इस टाइम पीरियड को क्या बोला गया, रीजन ऑफ टेरर। अब इसमें क्या था देखिए, अपन उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड रॉबेस्पियर, ठीक है, हु वाज द गवर्नमेंट, अच्छा रॉबेस्पियर का नाम हमने पहले भी पढ़ा है क्या, ये रॉबेस्पियर ने क्या कहता है, हेल्प की थी कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट बनाने के लिए। द ड्यूरिंग द पीरियड रॉबेस्पियर who was the government of the France followed a policy of the severe control and punishment। ठीक है, तो एक पॉलिसी लेके आया जो बेसिकली क्या था, सिविल कंट्रोल और पनिशमेंट्स के ऊपर एक पॉलिसी बनाई थी इसने। ठीक है, गवर्नमेंट में रहते हुए किसने, रॉबेस्पियर ने एक पॉलिसी बनाई। ठीक है, एक्स नोबल्स एंड क्लर्जी इवन मेंबर्स ऑफ हिज ओन पार्टी हु डिड नॉट एग्री विद दिस मेथड वर अरेस्टेड, इम्प्रेजमेंट। ठीक है, अच्छा बेसिकली क्या है, ये जो पॉलिसी इसने बनाई, जो ये लेके आया नई पॉलिसी, ठीक है, कौन, रॉबेस्पियर। ठीक है, तो इसने क्या करा, एक्स नोबल्स, क्लर्जी, इवन मेंबर्स हिज ओन पार्टी, जो इसकी खुद की पार्टी के मेंबर्स थे, क्लर्जी जो लोग थे, एक्स नोबल जो लोग थे, बेसिकली उन लोग जो लोग इसको फॉलो नहीं कर रहे थे, जो ये जो मतलब जो ये नया एक जो अपने टाइम पीरियड के ऊपर इसने एक नई पॉलिसी जो लेके आया था, ठीक है, उस पॉलिसी को जो फॉलो नहीं कर रहे थे उन लोगों को क्या करा, इसने अरेस्ट किया और क्या कर दिया, इम्प्रिजमेंट, जेल में भेज दिया। ठीक है, अरेस्ट किया और क्या कर दिया, जेल में भेज दिया। किसने, रॉबेस्पियर ने। कब बनाई, 1793-94 के अंदर इसने क्या करा, एक पॉलिसी बनाई। उस पॉलिसी को अगर नोबल्स, क्लर्जी और अगर उसके खुद की पार्टी के लोग भी क्या कर रहे थे, अगर फॉलो नहीं कर रहे थे तो क्या कर दिया, उन लोगों को इसने पनिशमेंट के तौर पर क्या करा, इम्प्रिजमेंट, जेल में भेज दिया गया। थर्ड, France witnessed the glutton of thousands of nobles and innocent men were who supported। ठीक है, तो बेसिकली बहुत सारे लोगों को खो दिया इस टाइम पीरियड के ऊपर फ्रांस के अंदर। ठीक है, बहुत सारे इनोसेंट लोगों को जो लोग सपोर्ट कर रहे थे उनको भी बेसिकली खो दिया। क्यों, क्योंकि ये रॉबेस्पियर की एक पॉलिसी थी। ठीक है, उस पॉलिसी से चलते। नेक्स्ट फोर देखिए, रॉबेस्पियर इशूड लॉ प्लेसिंग मैक्सिमम सेलिंग ऑन प्राइसेस। ठीक है, इसने कर दिया मैक्सिमम सेलिंग ऑन प्राइसेस, चर्चेस वर शट डाउन। ठीक है, चर्चेस को बंद कर दिया गया, जितने भी चर्च थे उनको बंद कर दिया गया। और क्या किया गया, इशूड लॉ प्लेसिंग अ मैक्सिमम सेलिंग ऑन प्राइसेस। ठीक है, और मैक्सिमम सेलिंग की इसने क्या कर दिया, डिमांड कर दी प्राइसेस के ऊपर। ठीक है, कि मैक्सिमम सेल हो, सेल क्या बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, मैक्सिमम सेलिंग ऑन प्राइसेस। और क्या कर दिया, चर्चेस को उसने कर दिया, शट डाउन कर दिया। फाइनली रॉबेस्पियर वाज गुलिटोइंड इन जुलाई 1794। ठीक है, तो जो रॉबेस्पियर था उसने बेसिकली क्या, गुलिटन इन जुलाई 1794। गुलिटन का मतलब क्या होता है, बहस, एक तरीके से जो बहस होती है ना, मतलब बातचीत करना, वो सब क्या कर दिया, जुलाई 1794 के अंदर बंद कर दिया। ठीक है, और बेसिकली क्या था, एक हमने ऊपर ही देख लिया आपने। तो ये बेसिकली इस टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं, रीजन ऑफ टेरर बोला गया, क्योंकि लोग बाग क्या था, एक तरीके से टेरर था लोगों के अंदर, एक तरह से डर था। किसका, रॉबेस्पियर। क्योंकि रॉबेस्पियर ने एक जो नई पॉलिसी बनाई थी, ठीक है, कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, उसने कंट्रोल करने के लिए क्या पनिशमेंट डिसाइड कर दिया, जिसके लिए क्या हुआ, एक्स नोबल्स और जो मेंबर्स के पॉलिसी को फॉलो नहीं करे थे उनको जेल में भेज दिया गया। ठीक है, और जितने भी लोग, जो नोबल्स लोग क्या करते थे, इनोसेंट पीपल्स जो क्या करते थे, बात बहस करते थे बीच बीच में। ठीक है, जगह जगह प्लेसेस पे खड़े होकर सपोर्ट करने के लिए क्या करते थे, नोबल्स या फिर और भी जो लोग बात करते थे, बहस करते थे। ठीक है, उन सबको क्या कर दिया, इसने पनिशमेंट देना स्टार्ट कर दिया। और क्या, रॉबेस्पियर ने क्या करा कि प्राइजेस के लिए कुछ इशू किया गया, चर्चेस को इसने बंद कर दिया, चर्चेस को शट डाउन कर दिया। तो इस तरह से क्या हुआ कि जुलाई 1794 तक क्या हुआ, ये एक टाइम पीरियड था, ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल टाइम पीरियड था। ठीक है, तो इस टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं, द रीजन ऑफ टेरर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, कभी कभार डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है व्हाट डू मीन बाय रीजन ऑफ टेरर, और किस एमसीक्यू में पूछा सकता है कि उस टाइम पे कौन था, रॉबेस्पियर। आपका नाम ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट जो सेकंड पॉइंट है वो देखिए आप क्या है। अच्छा, ये सब पॉइंट हम किस में पढ़ रहे हैं, वही जो मोनार्की से जैसे रिपब्लिक बन रहा है ना, तो उसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो 1792 के अंदर आपको हमने देखा कि मोनार्की ने साइन कर दिया, लेकिन वो पर्शिया गया हेल्प लेने। 1792 के अंदर ही क्या हुआ, किंग को क्या कर दिया, एक जगह पे घेर के उसके पैलेस के अंदर, और बेसिकली बाहर की तरफ क्या कर दिया गया, फंडामेंटल राइट्स बना लिए गए और कॉन्स्टिट्यूशन लिखा दिया गया। ठीक है, 1793 के अंदर इसकी डेथ हो गई, किंग की डेथ हो गई। डेट क्या थी, 21 जनवरी। ठीक है, 1793 के बाद अब 1793
और 1794 ये जो रीज़न ये आया इसको क्या बोलते हैं हम, टेरर, द रीज़न ऑफ टेरर। क्यों? इस टाइम पे रॉबेस्पियर ने क्या कुछ पॉलिसीज लेके आया, उस पॉलिसीज के चलते हुए क्या उसने एक्स मोनोबल्स क्लर्जीज वगैरह को क्या कर दिया, जेल में बंद कर दिया। और भी बहुत सारे लोग जो करते थे क्या करते थे, एक प्लेस पे खड़े होकर बातें करते थे या बहस करते थे इससे रिलेटेड, या इससे जिसने भी बहस करना स्टार्ट करी, ठीक है, जो इसके खिलाफ हुआ उसको सबको इसने उठा के कर दिया, जेल में बंद कर दिया। ठीक है, तो ये सब रीजन ऑफ टेरर कहलाया। नेक्स्ट क्या है, अ डायरेक्टरी रूल ऑफ फ्रांस। ठीक है, अच्छा अब देखिए मोनार्की से हम कहाँ गए, रिपब्लिक पे। ठीक है, अब क्या है, अ डायरेक्टरी रूल ऑफ फ्रांस। ठीक है, ए डायरेक्टरी रूल इज फ्रांस। ठीक है, अच्छा हमको ध्यान हो तो आपको स्टार्टिंग में मैंने आपको समझाया था डायरेक्टरी रूल क्या होता है। कुछ मेंबर्स होते हैं, 4-5 लोगों का एक ग्रुप बना होता है, वो रूल करता है बेसिकली, उसको बोलते हैं डायरेक्टरी रूल। द रीजन ऑफ टेरर एंडेड इन 1794। 1794 के अंदर रीजन ऑफ टेरर खत्म हो गया। द जैकोबियन गवर्नमेंट फेल। ठीक है, जो जैकोबियन गवर्नमेंट थी वो क्या हो गई, फेल डाउन, मतलब गिर गई थी। एंड द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर्ड बाय एन इलेक्टेड कन्वीनियन प्रोवाइडिंग फॉर अ रिपब्लिकन फॉर्म अ गवर्नमेंट। और फिर क्या किया गया, एक अच्छा ये जो 1793 से 1794 के बीच में जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पे रूल किसके पास था, जैकोबिन क्लब के पास, यानी एक तरीके से रॉबर्टस्पियर के पास। किसके पास, रॉबर्टस्पियर, क्योंकि इसको लीड कौन कर रहा था, रॉबर्टस्पियर लीड कर रहा था। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, 1794 के अंदर ये खत्म हो गया। अब उसके बाद क्या किया गया, जैकोबिन गवर्नमेंट ने क्या फेल हो चुकी, मतलब खत्म हो चुकी थी, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, थोड़ा बहुत कुछ चेंज किए गए। और क्या किया गया, एन इलेक्टेड कन्वेंशन प्रोवाइडेड फॉर अ रिपब्लिकन फॉर्म अ गवर्नमेंट। और एक इलेक्टेड कन्वेंशन रखा गया जिसमें क्या करेंगे कि अब हम लोग क्या है, इलेक्ट करेंगे और उस बेसिस पे गवर्नमेंट बनाएंगे विद अ लेजिस्लेचर एंड एन एग्जीक्यूटिव बॉडी कॉल्ड द डायरेक्टरी। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला कि हम इलेक्ट करेंगे, किस में से इलेक्ट करेंगे, लेजिस्लेचर में से और एग्जीक्यूटिव जो बॉडी थी, मैंने आपको बताया था 3 तरह के सिस्टम होते हैं। ठीक है, कहीं भी जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वहाँ पर 3 तरह के होते हैं, लेजिस्लेचर होता है, एग्जीक्यूटिव होता है, और क्या होता है, जुडिशरी होता है। लेजिस्लेटर क्या होता है, जो रूल बनाता है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव क्या होता है, जो रूल को इम्प्लीमेंट करता है। और जुडिशरी कौन होता है, जो इन रूल को बताता है कि ये सही है या गलत है, इस रूल के अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये 3 तरह के कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब बेसिकली डेमोक्रेसी के अंदर ये 3 तरह के डिवीजन होते हैं। तो इस अब क्या किया गया, जैसे ही ये हटा, रीजन ऑफ टेरर हटा, मतलब क्या हुआ, जैकोबियन क्लब का रूल हटा, तब क्या हुआ कि एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया और इलेक्ट किया गया। ठीक है, इलेक्ट किया गया रिपब्लिकन गवर्नमेंट को। ठीक है, कहाँ से इलेक्ट किया गया, लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव बॉडी। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टरी। क्या बोलेंगे इसको हम, डायरेक्टरी। ठीक है, तो इस तरह से डायरेक्टरी रूल आया। क्या किया गया, तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव बॉडीज ने क्या करा, एक तरीके से मेंबर को सेलेक्ट किया, इलेक्ट किया गया। अब देख पा रहे हैं, इलेक्टेड कन्वेंशन प्रोवाइडिंग फॉर अ रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विद अ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव बॉडी। ठीक है, तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाई गई। ठीक है, इलेक्ट किया गया पर्सन को, और इस तरह से क्या आया, डायरेक्टरी रूल आया। क्या आया, डायरेक्टरी रूल। डायरेक्टरी वॉज एन एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 5 मेंबर्स। मैंने आपको बताया डायरेक्टरी का मतलब क्या होता है, 4 या 5 मेंबर्स की क्या होती है, ग्रुप होता है, वो क्या करते हैं, रूल करते हैं। तो 4-5 मेंबर्स की रूलिंग सिस्टम कमेटी आई, एक तरीके से 5 मेंबर्स। ठीक है, डायरेक्टर्स ऑफन क्लैश्ड विद द लेजिस्लेचर काउंसलिंग्स हु देन सॉट टू डिसमिस देम। ठीक है, डायरेक्टर्स के बीच में क्या हो सकता है, कुछ क्लैश हो सकता है। क्यों, क्योंकि 4-5 डायरेक्टर है। ठीक है, मतलब डायरेक्टरी रूल के अंदर क्या 4-5 लोग रूल करेंगे, तो अब इनके आइडियाज में क्या हो सकता है, क्लैश हो सकता है। ठीक है, तो इन आइडियाज को सॉल्व करने के लिए क्या किया, लेजिस्लेचर काउंसलिंग थी। क्या थी, लेजिस्लेचर काउंसलिंग थी। ठीक है, जो क्या करते थे, इनके आइडियाज में जो भी मतलब सॉर्ट होता था, जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होती थी उस सॉर्ट करती थी, उस प्रॉब्लम को उस सॉर्ट करती थी, उसको डिसमिस कर देती थी उस प्रॉब्लम को। द पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी ऑफ द डायरेक्टरी पेव्ड द वे फॉर द राइज ऑफ अ मिलिट्री डायरेक्टरी नेपोलियन बोनापार्ट। अब उसके बाद क्या हुआ, थोड़े थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, ये डायरेक्टरी रूल भी हट गया। ठीक है, और क्या आया, एक नया मिलिट्री डायरेक्टर आया, और वो कौन था, नेपोलियन। ठीक है, ये भी हालांकि क्या था, एक मिलिट्री डायरेक्टर था। ठीक है, मतलब एक डायरेक्टरी रूल में ही एक क्या था, एक मिलिट्री पोस्ट पे ऊपर था। कौन था, नेपोलियन। कौन था, नेपोलियन। तो जैसे ही क्या हुआ, द पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हुई, क्योंकि 4-5 लोग थे बेसिकली डायरेक्टरी रूल के अंदर। तो जब इनके अंदर बेसिकली क्लैशेज होते थे तो क्या होता था, इनस्टेबिलिटी रहती थी। तो ऑफ द डायरेक्टरी पेव द वे फॉर द राइज ऑफ अ मिलिट्री डायरेक्टर नेपोलियन बोनापार्ट। तो जब इनमें क्लैशेज स्टार्ट होने लग गए, तो एक मिलिट्री का एक डायरेक्टर था, डायरेक्टर मतलब एक तरीके से मिलिट्री का एक लीडर था। ठीक है, कौन था, नेपोलियन। उसका राइज हुआ, उसका राइज हुआ। तो देखिए तो होप आपको समझ में। आप देखिए बेसिकली एक बार हम रिवाइज करते हैं, 1798 रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। देन 1792 के अंदर हमने देखा था इस टाइम पीरियड के अंदर किस तरह से पीपल्स को 600 पीपल्स दिए गए थर्ड स्टेट वालों से, मतलब प्रेजेंट वाले सेक्शन से। उन लोगों ने फिर क्या कर दिया, रिवॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया। टेनिस कोर्ट में बैठ गए, उन्होंने ओथ ली, और वो क्या करा, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। कॉन्स्टिट्यूशन को समझाने के लिए करा उसने, उन लोगों ने क्या किया, कुछ सिंबल्स को यूज़ किया। ठीक है, उन सिंबल्स को क्या किया, उन सिंबल्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि कौन कौन से सिंबल्स से किस तरह से यूज़ किया गया।
अब किंग ने क्या कर दिया 1792 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन तो कर दिया, लेकिन फिर भी वो किससे हेल्प लेने लग गया, पर्शिया के किंग से हेल्प लेने लग गया। लोगों को ये पता लगा तो लोगों ने क्या करा 1792 के अंदर ही क्या करा, एक वोटिंग करी और उस वोटिंग में बोला कि हमें ऑस्ट्रिया और पर्शिया पे अटैक करना चाहिए, और वो एक तरीके से सही भी हो गया, ठीक है, उनकी वोटिंग ये हुई, ठीक है। अच्छा, अब उस टाइम पे क्या हुआ कि वोटिंग जब की गई तो लोगों को ये बोला गया कि इस लड़ाई को आप इस तरह से देखिए कि हम अरिस्टोक्रेसी और किंग के खिलाफ लड़ रहे हैं। क्या अरिस्टोक्रेसी और किंग के खिलाफ लड़ रहे हैं? क्यों? अगर आप इसे समझेंगे तो जितने भी मिडिल क्लास के लोग हैं और जो प्लेटेंसी वाले सेक्शन वाले लोग हैं वो सब क्या हो जाएंगे, एक तरह कंबाइंड हो जाएंगे उनके खिलाफ लड़ने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से चला, पूरा लड़ाई वड़ाई चली सब, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इलेक्शंस बनाए, इलेक्शन हुए, ठीक है, लड़ाई चल रही थी, ठीक है, इलेक्शन हुए। इलेक्शन होने के बाद क्या हुआ कि बेसिकली 1792 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन आ गया प्रॉपर्ली। किंग को क्या करा गया, अगर आपको याद हो 1793 के अंदर किंग को क्या कर दिया था, 1793 से पहले किंग को एक घेर लिया था उसके पैलेस के अंदर और फिर उसको बाहर निकाला और उसको बाहर निकलने नहीं दिया बहुत घंटे तक। और जैसे उसको बाहर नहीं निकलने दिया उस टाइम पीरियड पे क्या कर लिया गया, इलेक्शन करा लिए गए। इलेक्शन कराते ही जो जैकोबिन क्लब को बता दिया गया कि भाई ठीक है, हाँ भाई हमने एक कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, जैकोबिन क्लब से एक तरह से रूल बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और 1793 के अंदर वो किंग की डेथ हो गई, ठीक है। अब क्या हुआ, रीजन ऑफ टेरर स्टार्ट हुआ। क्यों? क्योंकि 1793 के अंदर किंग हट चुका है। अब कौन था, रॉबस्पियर। कौन था, रॉबस्पियर। ये कौन था, जैकोबिन क्लब का हेड था, ठीक है, मतलब हेड नहीं था पहले, लेकिन ये है कि बाद में ये एक तरीके से मतलब पूरा फ्रांस का हेड यही बन चुका था, रॉबस्पियर। तो इसने क्या करा, रॉबस्पियर ने एक नई स्कीम निकाली, एक पॉलिसी निकाली। उस पॉलिसी में क्या बोला, इसके अंदर जिस पॉलिसी मतलब जो भी कंट्रोल, जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसको कंट्रोल करने के लिए एक स्कीम निकाली, ठीक है। अब जो उस स्कीम को फॉलो नहीं करता था ना उनको ये क्या करता था, जेल में भेजता था। चाहे नोबल पर्सन हो, चाहे एक्स नोबल पर्सन हो, क्लर्जी हो, कोई भी हो, क्या करता था, उनको जेल में भेज देता था। बिल्कुल कोई नहीं देखता था कौन है कौन नहीं है। अब उसके बाद क्या करा इसने, चर्चेस को शट डाउन कर दिया, लेकिन और धीरे धीरे क्या हुआ 1794 के अंदर एक तरीके से इसका डिक्लाइन हो गया और जो मतलब खत्म हो गया एक तरीके से इसका जो रूल था वो। और जैकोबिन क्लब की जो एक तरीके से जो रूल चला वो बंद हो गया, खत्म हो गया जैकोबिन क्लब का रूल एक तरीके से। और फिर क्या हुआ 1794 के अंदर, ठीक है, 1794 के अंदर एक क्या गया, लोगों ने देखा कि अब हमें क्या करना चाहिए, एक इलेक्शन करना चाहिए और उस इलेक्शन के अंदर 4-5 लोगों को इलेक्ट करना चाहिए। क्या करना चाहिए, 4-5 लोगों को इलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। किसकी हेल्प से, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव बॉडी की हेल्प से 4-5 मेंबर्स को क्या करना चाहिए, इलेक्ट करना चाहिए और उनको गवर्नमेंट चलाने के लिए दे देनी चाहिए, ठीक है। कितने लोगों को, 4 या 5 लोगों को, ठीक है, और उनको क्या करनी चाहिए, गवर्नमेंट बनाने के लिए दे देनी चाहिए। इस तरह के रूल को क्या बोलते हैं, डायरेक्टिव रूल। इस तरह के रूल को क्या बोलते हैं, डायरेक्टिव रूल। तो ये रूल भी थोड़े टाइम तक चला। क्यों? क्योंकि जब ये 4-5 लोग बैठते थे तो इनके आइडियाज़ में क्लैश होता था। क्या होता था, आइडियाज़ के अंदर क्लैश होता था, कोई क्या बोलता था, कोई क्या बोलता था। तो इनके आइडियाज़ के क्लैश होने के कारण क्या हुआ कि ये भी क्लैश हो गया, एक तरीके से खत्म हो गया। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के ये जो इनस्टेबिलिटी आई, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आई, इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के एक मिलिट्री का डायरेक्टर था, मतलब मिलिट्री का एक डिक्टेटर था। डिक्टेटर मतलब बहुत ज़्यादा क्रू, एक तरीके से आप ये मान लीजिए जो रूल्स रेगुलेशन लगाता है, ठीक है। तो एक मिलिट्री का डिक्टेटर था, एक बहुत अच्छा मतलब मिलिट्री का ऑफिसर था, अच्छी खासी पोस्ट का, नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। वो क्या हुआ, उसका राइज हुआ, उसका क्या हुआ, राइज स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो ये यहाँ तक हम पूरी स्टोरी अब देख चुके हैं कंप्लीट। तो होप आपको समझ में आया हो। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।